class 8th. Today we will do chapter 4 of history, and the name of the chapter is colonialism and tribal societies. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से देश के फार्मर्स परेशान थे, किसान परेशान थे, ज़बरदस्ती उनसे उनकी ज़मीनें ली जा रही थी, उन्हें ऐसे ऐसे सिस्टम्स में उलझाया जा रहा था जिनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था, उनको डेप्ट साइकिल में फंसाया जा रहा था, उन्हें ऐसे कर्ज़े की साइकिल में फंसाया जा रहा था जिससे वो जीते जी नहीं निकल पा रहे थे। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन कर्ज़ों को चुकाने में ही निकल जा रही थी। इतने के बाद भी उन्हें अपनी ज़मीनें देनी पड़ रही थी, अपनी ही ज़मीनों पे उन्हें लेबर की तरह काम करना पड़ रहा था। तो दिक्कतें थीं, परेशानियां थी ही उन लोगों के लिए तो। पर ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थीं वो भी कम परेशान नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने हर उस क्लास का, हर उस ग्रुप का एक्सप्लॉइटेशन किया जहाँ से उन्हें थोड़ा भी फ़ायदा मिल सकता था। तो देखते हैं उन्होंने ट्राइबल सोसाइटीज़ के संग, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के संग क्या क्या अत्याचार किए उस समय के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। The tribal population of India is collectively known as the scheduled tribes. तो उस समय जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसको बोला जाता था शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इवन अभी भी बोला जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कुछ कम्युनिटीज़ आती हैं। According to the census 2011, the scheduled tribes constitute 8.6% of the Indian population. तो लास्ट हमारा 2011 में सेंसस हुआ था, जनसंख्या गणना हुई थी। उसमें ये माना जाता है कि 8.6% इंडियन पॉपुलेशन के क्या हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोस्टली कंसनट्रेटेड इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, living away from the mainstream society. The ways of the tribal life are quite different. तो ये भी है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मेन एरियाज़ में नहीं रहते हैं, ये ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो दूर होते हैं, जो सिटीज़ से अलग रहते हैं, सेपरेट एरियाज़ में ये लोग रहते हैं, मेन सोसाइटी का हिस्सा नहीं होते हैं ये लोग। दूसरा, इनकी जो जीने का तरीका है, जो इनका वे ऑफ लाइफ है वो भी डिफरेंट होता है। नाउ ट्राइबल पीपल. In the earlier days, before the British took political control of India, the tribals led a scheduled life away from civilization. Their interaction with the mainstream population was very limited. They had their own sets of rituals and traditions which were different from that of the non-tribal population of India. तो ये माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल करने से पहले ये लोग अलग एरियाज़ में रहते थे, इनका बाकी लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं था, इनके खुद के रिचुअल्स होते थे, खुद के रीति रिवाज होते थे, खुद के भगवान होते थे और ये उनकी पूजा करते थे, अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर को फॉलो किया करते थे। और हर ट्राइब का भी, मतलब अगर 10 ट्राइब होते थे किसी एरिया में तो उन 10 के जो रिचुअल्स होते थे वो अलग अलग होते थे। They led simple lives and undertook various activities to sustain themselves. अलग अलग तरीके के जीने के तरीके वो लोग निकालते थे और बड़ी ही सिंपल सी ज़िंदगी वो लोग जिया करते थे। We will now study about the different activities practiced by the tribal communities of India. Hunting gathering was practiced by ट्राइबल पीपल. तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, यानी कि ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट में ये लोग हंटिंग करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे, अपना खाना पीना करते थे। दूसरा, ये लोग गैदरिंग का मतलब जैसे कुछ भी पड़ा मिल गया, फ्रूट्स मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गए, ये उनको खा के अपना काम चलाया करते थे। They sold products procured from the forest such as herbs that had medicinal value. तो इनका ये भी काम था कि जो जंगल होते हैं उनमें बहुत टाइप्स की हर्ब्स मिलती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं, तो ये ऐसी हर्ब्स भी बेचकर अपना काम चलाया करते थे। The tribal groups also reared animals for milk and meat. Some tribals lived in temporary settlements as they moved from one place to another to rear the animals they domesticated. तो जानवर भी पालते थे ये मीट और मिल्क के लिए, और कुछ लोग टेम्परेरी सेटलमेंट भी बनाते थे। कुछ ट्राइब, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रहते थे और उसके बाद अपने कैटल्स, अपने जानवरों को लेकर वहाँ से मूव कर जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गाडीज़
of Himachal Pradesh, Bakarwals of Kashmir, and Labadis of Andhra Pradesh. Agriculture was one of the main sources of livelihood for the tribal people. तो इनके लिए एग्रीकल्चर भी मेन था, खेती भी ये लोग करते थे. Many tribal communities followed shifting cultivation. झूम कल्टीवेशन इज़ अनदर नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि वो एक छोटे से एरिया को कल्टीवेट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद उसको छोड़कर कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं. Under Jhum cultivation, a small patch of land, mostly forest land, was cultivated. The land was cleared by burning the vegetation on that particular piece of land. The cultivators would also cut down trees to let sunlight reach the ground. Once this land was used for cultivation, the cultivators would move to another piece of land, leaving this land fallow for years. तो झूम कल्टीवेशन जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या करते थे ये लोग कि कोई ज़मीन का टुकड़ा देख लिया, इन्हें लगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, तो उस पूरे के पूरे वेजिटेशन को ये लोग जला दिया करते थे जिससे कि इनकी ज़मीन तैयार हो जाए. उसके बाद फिर ये उस पर अपनी क्रॉप उगाते थे और क्रॉप उगाने के बाद अपनी ग्रेन्स को इकट्ठा करके उस जगह को सालों साल के लिए खाली छोड़ देते थे. Besides practicing shifting cultivation, many tribal communities choose to settle at one place and practice agriculture. पर ऐसा नहीं था कि सारी कम्युनिटी सारे ट्राइब्स ही ऐसा करते थे. कुछ ट्राइब झूम कल्टीवेशन करते थे तो कुछ ट्राइब एक ही जगह पर परमानेंट सेटलमेंट रखते थे. Now tribal life during the 19th century. As mentioned earlier, the tribal communities resided in remote areas within hills and forests. Living close to the nature, they sustained themselves by their surroundings. पहले ये लोग बड़े प्रकृति से प्यार करते थे और प्रकृति के आसपास ही रहते थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, वहाँ की चीज़ों को यूज़ करते थे, पानी उन्हें मिल ही जाता था, क्रॉप उगा लेते थे, इसके अलावा हंटिंग गैदरिंग से उनका काम चल जाता था. बड़ी ही सिंपल ज़िंदगी जीते थे, ना ही नेचर को कोई नुकसान ज़्यादा पहुँचाते थे और ना ही जो उनका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो फॉरेस्ट है, उनको ख़राब करते थे. दे लेड अ सिंपल लाइफ फॉलोइंग देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, वो अपने खुद के रीति रिवाज को फॉलो करते थे और अपने में ही रहते थे. अनफॉर्चुनेटली द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हु केप्ट टू देमसेल्व्स वॉज डिस्टरप्टेड बाय ब्रिटिश पीरियड. पर ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनकी भी लाइफ में इंटरफेयर कर ही दिया. Once the British established political control over India, they started implementing new rules and regulations which adversely affected the tribal life. पहले उनकी जो ज़िंदगी थी वो जंगल थे, जंगल उनके हुआ करते थे, वो एरियाज़ उनके हुआ करते थे, वो पहाड़ उनके हुआ करते थे. पर धीरे धीरे अब देखना कि किस तरीके से ना उनके जंगल रहे ना उनके पहाड़ रहे. मतलब वो अपनी ही ज़मीनों पे एक अपनी ज़मीनों से उन्हें निकाल दिया गया. ये कंडीशन तक कर दी थी ब्रिटिशर्स ने. तो चलिए देखते हैं कैसे किया इन्होंने. इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. लैंड रेवेन्यू हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम सिंस द एशियन टाइम. तो ये जो सबसे ज़्यादा अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाते थे इंडिया से, वो था लैंड रेवेन्यू. टैक्सेस से ही ये अपना सारा का सारा पैसा कमाते थे और अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करते थे. The British started the system of permanent settlement to collect land revenue. According to this system, a zamindar was given the responsibility of collecting revenue on behalf of the British. तो permanent settlement हमने पहले भी पढ़ा था कि ये लोग ज़मींदार को अपॉइंट करते थे कि भाई ऐसा है, जैसे कोई एरिया हो गया, ठीक है, आप ये मान के चलो कि उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा दौरेठा रहा होगा और दौरेठा में एक ज़मींदार बना दिया और उससे कह दिया ऐसा करो कि अब तुम्हें पूरे दौरेठा से रेवेन्यू कलेक्ट करना है हमारे लिए. तो इसी तरीके से इनका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चलता था कि ज़मींदार इन लोगों ने अपॉइंट कर दिए थे और वो ज़मींदार ब्रिटिशर्स की तरफ से सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन किया करते थे. In turn, the zamindar could keep 11% of the collected revenue. To increase their revenue, the zamindars started clearing forest lands. अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि ज़मींदार को 11% मिलते थे. जो भी कलेक्शन हुआ रेवेन्यू का उसका 11% ज़मींदार रखता था, बाकी 89% ये दे देते थे ब्रिटिशर्स को. तो अब ज़मींदार को ज़्यादा पैसे ही चाहिए थे, भाई सबको ही अपना फ़ायदा देख रहा था.
तो इन्होंने क्या किया कि जो जंगल थे उनको साफ़ करना शुरू कर दिया। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ज़्यादा ज़मीन होगी, और जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ही उन्हें रेवेन्यू मिलेगा, और जितना ही रेवेन्यू मिलेगा तो उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। In the quest to increase their cultivable land, they started occupying the land which was used by the tribals. The tribals who sustained themselves on forest resources found their lives disrupted. अब भाई जिनकी ज़िंदगी वो जंगल थे, उन पेड़ों से उन्हें जो मिलता था, अब ये उन्हें काटने लग गए, ख़त्म करने लग गए उन जंगलों को। पूरे के पूरे जंगल जिसमें वो जानवरों को हंट करते थे, हंटिंग करके खाना खाते थे, क्रॉप उगाते थे, इसके अलावा जो उग जाता था अपने आप ही उसको वो कंज्यूम करते थे, हर्ब्स को बेचकर अपना काम चलाते थे। अब ये सब कुछ ख़त्म हो रहा था, वो तो जंगल ख़त्म किए जा रहे थे। To survive, they were forced to take loans from the money lenders and ज़मींदार। सेम कंडीशन जो पीजेंट्स की थी ना, कि अपना गुजारा चलाने के लिए उन्हें पैसा उधार पे लेना पड़ता था, सेम ट्राइबल्स के संग हो रहा था, उन लोगों के साथ हो रहा था। उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए ज़मींदार और मनी लेंडर से जो पैसा उधार पर देते हैं उनसे पैसा लेना पड़ रहा था। Unable to pay off their loans, the zamindars would make them work as bonded laborers, and their future generations also ending up for the zamindars to pay off the debts. और जब वो उस कर्जे को नहीं चुका पाते थे तो उन ज़मीनों पे उन्हें लेबर की तरह काम करना होता था। इतनी बुरी कंडीशन थी, इस तरीके से ये लोग इन्हें कर्जे के जाल में फंसाते थे कि वो तो छोड़ो कि वो तो काम करते करते ख़त्म हो जाते थे, उनकी जनरेशन्स तक उस कर्जे को चुकाती थी लेबर की तरह काम कर कर के। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्टर्ब द ट्राइबल लाइफ। A large part of forest were cleared to lay the railway tracks. उसके बाद आ गई रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस जब बिछाने की बारी आई तो कहाँ से होकर रेलवे लाइंस बिछने लगी? फॉरेस्ट से, और फिर से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई। दिस फोर्स्ड अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल टू मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट। इसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल लोगों को अपने जंगल छोड़ने पड़े। ऑल्सो some parts of the forest were declared as reserved forest, that is, they were used to be by the government for their supply of timber. The tribals and the village people found it difficult to survive with so many restrictions. देखो उन्हीं के जंगल और उन्हीं पर restriction लगा दिया। रिस्ट्रिक्शन कैसा कि ये एरिया ब्रिटिशर्स का है, गवर्नमेंट का है, इसमें आप ना ही दखलंदाजी कर सकते हैं, ना ही आप वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, टिम्बर हैं, लकड़ियाँ हैं, जो भी हैं, जो भी सामान है, जो भी एसेट्स हैं, जो भी नेचर से चीज़ें मिल रही हैं, ये सब गवर्नमेंट यूज़ करेगी। तो देखा, मतलब फॉरेस्ट किसके थे, किसने उन फॉरेस्ट को बनाया, किसने उन फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखा? ट्राइबल लोगों ने। उनकी ज़िंदगी थे, उनके घर थे वो जो जंगल थे, और अब उन्हीं के घरों में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए ऐसे माहौल में रह पाना जहाँ वो खुले थे, बिल्कुल खुले थे, और अब वो बंद हो चुके थे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग चुके थे। अब तो उनका एरिया ही नहीं रहा। जिस एरिया को ब्रिटिशर्स ने पसंद किया उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। Now we'll talk about Christian missionaries. Many Christian missionaries were also active in the tribal areas. The tribal communities resented this and saw this as an intrusion. Their resentment transformed into violent outbursts that came into be known as tribal revolts. तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी उस समय एक्टिव थी, और जो भी हो रहा था, जिस तरीके से उनके फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, इसका गुस्सा उनके अंदर था, और ये गुस्सा बाहर निकल कर आया ट्राइबल रिवोल्ट्स की फॉर्म में। तो देखते हैं क्या क्या किया। ट्राइबल रिवोल्ट्स इन छोटा नागपुर। The tribal revolts in India were a result of the British encroachment on their lands. तो जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे ये नतीजा थे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीन हथिया रहे थे। The tribal communities were a close-knit group of people who had limited interaction with the non-tribal population.
They considered the non-tribal population, especially the British officials, the landlords and the money lenders as outsiders. तो जो ट्राइबल लोग थे वो आउटसाइडर समझते थे ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, उनके लिए ये सब बाहरी लोग थे, ये सब बाहर के लोग थे। जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो बहुत ही अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। उनके ग्रुप में ही पूरी तरीके से उनकी जो लाइफ होती है वो उनका ग्रुप होती है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा लोग होते हैं ये उनके लिए बाहरी लोग होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। द ट्राइबल्स रेफर टू दीज आउटसाइडर्स एट डीकूज। ये लोग क्या बोलते थे ना, डीकूज बोलते थे। During the British period, the Chotanagpur region witnessed a series of rebellions starting from the Kol Rebellion, followed by the Santhal and Munda rebellions. तो सबसे पहले शुरुआत हुई कोल, देन संथल, मुंडा, ये सारे रेबेलियंस धीरे धीरे होते चले गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल रेबेलियन in the year 1827. The Kols were inhabitants of the Chotanagpur region. In 1820, the king of Porhat accepted the British control and agreed to pay huge taxes to them. The Kols did not agree to this agreement and rebelled. Agree to this arrangement and rebelled. तो जो फोरहाट के किंग थे 1820 में, उन्होंने ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम तुम्हें सुप्रीम पावर मान लेते हैं, और बहुत सारे टैक्सेस देने के लिए एग्रीमेंट किया। पर कोल के जो लोग थे, जो कोल ट्राइब के लोग थे, उन्होंने बोला नहीं भाई, हम बिल्कुल भी इस चीज़ में समर्थन नहीं देंगे, हम नहीं चाहते कि इतना अमाउंट इनको दिया जाए। The Kols used traditional weapons like bows and arrows, which proved to be no match to the British troops which used modern weaponry. कोशिश की लड़ने की। देखो वो वाली चीज़ है कि अब आप खुद सोच के देखो कि बेचारे ट्राइबल्स के पास क्या था, बोज और एरोज, तीर कमान से वो ब्रिटिशर्स का सामना कैसे करते, जिनके पास तोपें थी, जिनके पास बंदूकें थी, जिनके पास पूरी की पूरी ट्रेंड आर्मी थी, तो बेचारे कैसे उनका सामना कर पाते। The Kols were exploited by the non-Adivasi ठेकेदार. They felt threatened by the encroachments of the British, zamindars and other non-tribals, and thus revolted against them. The British were able to suppress the rebellion, but a lot of lives were lost during the rebellion. लोगों ने कोशिश की, लड़े, बहुत सारी जिंदगियां भी इस लड़ाई में चली गईं, पर फिर भी कोल लोगों को कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार एक्सप्लॉइटेशन उनका होता रहा, ब्रिटिशर्स उनका शोषण करते रहे, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और बहुत ही आसानी से तीर कमान से लड़ने वाले लोगों को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरा हुआ संथल रेबेलियन। इट इज़ इन द ईयर 1855. द संथल ट्राइब्स इनहैबिटेड द संथल प्रांगन्स इन झारखंड. The people of the Santhal tribe were unhappy after the British introduced the system of permanent settlement. तो इन्हें permanent settlement बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनका जो प्रोटेस्ट था वो भी इसी के खिलाफ था कि permanent settlement नहीं होना चाहिए। They were now reduced to the status of tenants on their own land, and many of their tribal chiefs were replaced by the non-tribal landlord. देखो, जो ट्राइबल ग्रुप होता है ना, उसमें इनका एक सरदार होता है। सरदार का मतलब कि इनका एक ग्रुप का लीडर होता है, तो उस लीडर को स्ट्रॉन्ग होना होता है, और उस लीडर से ही इनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इनका ग्रुप बंधा रहता है। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो उनका सरदार होता था, उस कबीले का, उस ट्राइब का जो सरदार होता था, इन्होंने उसको हटा दिया और अपने ऑफिशियल्स वहाँ पर लगा दिए, आउटसाइडर्स वहाँ पर लगा दिए। उनके जो मेन सरदार थे उनको उनके स्टेटस पर नहीं रहने दिया। और अब ये कंडीशन हो गई थी कि अपनी ही ज़मीनों पे, अपने ही जंगलों में, अपने ही पहाड़ों पे वो लोग परायों की तरह काम कर रहे थे। The British initiated the construction of railways with the intention of expanding their colonial rule. Colonial rule उन्हें बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने रेलवेज़ बढ़ाना शुरू कर दिया, रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। In 1853, the British started the construction of a railway track in the Santhal Prangal region. This angered the Santhal tribe as they felt that their traditional life was going to change drastically.
विद अ रेलवे ट्रैक पासिंग थ्रू देयर रीजन। अब पहले से ही परमानेंट सेटलमेंट से परेशान थे, उस पर भी ब्रिटिशर्स बोले हम तुम्हारे रीजन यानी हम तुम्हारे एरिया में से रेलवे ट्रैक पास करवाएंगे। तो बताओ, अगर आपके एरिया से रेलवे ट्रैक होकर निकलता है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है? ऑफ कोर्स होती है। ऐसे ही उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। उन्हें भी लगा कि हमारी तो लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ही एरिया में, हमारे ही घरों के बीचों में से, है ना, और रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएं। With the implementation of the permanent settlement, the Santals felt detached from their land, a land which they considered blessed by their ancestors. परमानेंट सेटलमेंट से पहले ही वो अपनी लैंड से दूर हो चुके थे, अपनी ज़मीनों को खो चुके थे। वो ज़मीनें जो उनकी धरोहर थी, जो उनके पूर्वज उन्हें देकर गए थे, जिसके वो अकेले हकदार थे उस समय पे। This resentment built up and took the form of the Santhal Rebellion in 1855. Hull is a term used to describe a liberation movement. The British efforts to expand their colonial power egged by the tribal people, and in no time a rebellion spread across Bihar and Odisha. शुरुआत हो चुकी थी रेबेल होने की, और ये कहाँ तक पहुँचा? बिहार और उड़ीसा तक। The Santhal Hull was led by 4 brothers, सिंधु, कानू, चंद एंड भैरव। तो जो संथल हुल था, यानी कि जो मूवमेंट था, उसमें 4 लोगों ने लीड किया। वो चारों भाई थे, सिंधु, कानू, चंद एंड भैरव। द संथल्स कंसिडर्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स देयर एनिमीज़। तो ये लोग ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को, ज़मींदारों को और जो पैसा उधार पर देते थे उस समय, उनको अपना दुश्मन मानने लगे थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ सिंधु एंड कानू, द संथल्स declared their independence from the British. A violent confrontation occurred when the police came to arrest Sindhu and Kanu. This confrontation transformed into a rebellion and many police officials, zamindars and moneylenders were killed. ये तब सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप ले गया। ये जो पूरा इनका जो प्रोटेस्ट था, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक तब हो गया जब पुलिस सिंधु और कान्हू को अरेस्ट करने के लिए आई। जब इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए आई तो बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स मारे गए, बहुत सारे ज़मींदार मारे गए, बहुत सारे मनी लेंडर्स मारे गए। द ट्राइबल्स also captured a lot of land stretching from the राजमहल hills to बिरभम। इन्होंने बहुत सारी लैंड भी अपने अंडर कर ली। To suppress the rebellion, the British sent armed forces and declared martial law. The armed forces were successful in suppressing the rebellion. अब इतनी आसानी से तो ब्रिटिशर्स भी हार नहीं मानने वाले थे। आर्मी भेज दी, और आर्मी भेज के तो आप समझ ही सकते हो कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग घायल हुए होंगे, और अंत में पूरा का पूरा जो रेबेलियन था उसको दबा दिया गया। Many people from the Santhal tribe were killed. Sindhu and Kanu were also caught. The Santhal rebellion forced the British to enact the Santhal Prangans Tenancy Act to protect the tribal people. The village headman was given the authority to maintain law and order, and the police stationed in the tribal area was removed. तो एंड में रेबेलियन जो बेचारों ने लड़ाई करी थी उसको दबा दिया गया। सिंधु और कान्हू भी पकड़े गए, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, और पर इतना हो गया कि हाँ कुछ एरिया वो अपने अंडर ले पाए। Now Munda rebellion, it is from 1895 to 1900. The Mundas were a tribal community that lived in Bihar. They practiced Kuntkari, which was a system of traditional land ownership. The British introduced जमींदारी system. उनका खुद का ट्रेडिशन चलता था और इन्होंने आकर शुरू कर दिया जमींदारी system, which led to land being taken by the non-tribal people. और इसके अंडर जो ज़मींदार होते थे या जो नॉन ट्राइबल के लोग थे, जो बाहरी लोग थे, वो उनकी लैंड को ले सकते थे। The Mundas became tenants on their own land and were forced to pay rent to the zamindars who acted as agents of the British. तो जिन ज़मीनों पे वो रहते थे, जो ज़मीनें उनकी खुद की थी, अब वो उन पर लेबर की तरह काम करने लग गए थे, और उससे होने वाला जो क्रॉप प्रोडक्शन होता था उसका रेवेन्यू देते थे ज़मींदार को, और ज़मींदार देता था ब्रिटिशर्स को। The tribals were exploited, and if they were unable to pay rent, they were removed from their ancestral land. तो होता ये था कि अगर वो लोग नहीं ले पाते थे
पूरा का पूरा टैक्स नहीं दे पाते थे तो उन्हें अपनी ही पूर्वजों की ज़मीन से निकाल दिया जाता था। Their inability to pay off their debt forced them to become bonded laborers. The practice of forced labor was known as बेथ बेगारी। तो इसको क्या बोलते थे? बेथ बेगारी बोलते थे, जहाँ उन्हें कुछ पैसा नहीं मिलता था, बहुत, और मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था, और या फिर वो अपने कर्जे को चुकाने के लिए उन ज़मीनों पर काम करते थे, तो उसको बोलते थे बेथ बेगारी। The tribals held the Dikus responsible for their misery. In different places of Assam, starting from the Munda rebellion was led by Birsa Munda. He was a young tribal leader who, in a short span of time, mobilized the Mundas against the British. तो जो मुंडा रेबेलियन था उसको बिरसा मुंडा ने लीड किया, और बहुत ही यंग लीडर थे वो। बहुत ही कम टाइम में उन्होंने मुंडास को कन्वेंस कर लिया कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है। He was also successful in pressurizing the colonial rulers to implement laws for the protection of tribal land rights, और उन्होंने काफ़ी जल्दी ही प्रेशराइज कर दिया गवर्नमेंट को कि उनके लिए रूल्स लाए जाए प्रॉपर, जिसके अंदर उनके लिए भी कुछ अधिकार हों। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इन रेबेलियंस को अच्छे से रीड आउट करना है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन डिस्कस इट ऑन द WhatsApp group. In the next class, we will start with the next paragraph. Okay? Till then, bye.